तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या स्टडी किया था? स्लाइड दिख रही है ना? यस सर। जो हमारा पिछली क्लास का टॉपिक था वो था इशू एंड डिबेट ऑन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमारी क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं। जो अपना थर्ड यूनिट है उसके अंदर सेकंड टॉपिक दिखा रखे है कि इशू एंड डिबेट ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी कर लिया था कि एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो चीजें हमने जान ली थी। ठीक है, एक बारी दोबारा से स्टडी करके पढ़ के बता देता हूँ कि एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है शिक्षा का फैलाव एवं विस्तार करना। शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना ही एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन है। इसके अंतर्गत शिक्षा की संस्थाओं को अन्य देशों में स्थापित करने की योजना का निर्माण किया जाता है और या शैक्षिक संगठन की स्थापना की जाती है। शिक्षा के वैश्वीकरण द्वारा क्वालिटिव एजुकेशन की व्यवस्था करना आसान हो जाता है। अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन के द्वारा आसानी से हो जाती है। एक देश की शिक्षा का विस्तार अन्य देशों में भी करना एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। सही मायने में केवल इनसे जुड़े विचारों का ही नहीं अपितु अन्य देशों में अपनी संस्थाएं स्थापित करने से भी होता है। यूएनओ में निरंतर शिक्षा से संबंधित सम्मेलन होते रहते हैं जिसमें शिक्षा के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को लेकर सभी देशों के प्रतिनिधि आपस में विचार विमर्श करते हैं। देश में अन्य देशों की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना या अपने देश की संस्थाओं को विदेशों में स्थापित करना, यह शैक्षिक वैश्वीकरण का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। एक देश की शिक्षा का विस्तार अन्य देशों में इसके द्वारा शिक्षा की क्वालिटी में, गुणवत्ता में वृद्धि करने का कार्य किया जाता है। यह राष्ट्र के विकास हेतु एक उत्तम साधन का कार्य करती है कि किसी भी राष्ट्र का विकास है एजुकेशन की बदौलत होता है। जब दूसरे देश की संस्थाएं अपने देश में स्थापित होती है तो एक उत्तम साधन माना जाता है शिक्षा के विस्तार के कार्य को करने के लिए। वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण में ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन में अंतर होता है। वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण को व्यापक रूप से देखा जाए तो दोनों का कार्य एक समान है और दोनों ही अपने विचारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं, परंतु दोनों समान क्वालिटी के नहीं होते, दोनों के गुण एक जैसे नहीं होते। इसमें कुछ संकुचित सा अंतर, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। जैसे कि एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन है वो संकुचित नैरो होती है और यह क्या करेगी, जो ग्लोबलाइजेशन है इसका क्षेत्र व्यापक होता है। एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन सिर्फ शिक्षा के ऊपर फोकस करते हैं, शिक्षा के विचारों को प्रचार प्रसार करने का काम करता है, जबकि ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी संस्कृति का, अपने आर्थिक कंडीशन का, अपनी राजनीतिक, अपनी सामाजिक सभी प्रकार के विचार उनको हम प्रचार प्रसार करते हैं। और एजुकेशन के अंदर सिर्फ शिक्षा से संबंधित विचारों का प्रचार प्रसार होता है और वैश्वीकरण के अंदर सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है अपने विचारों को संस्कृति, नैतिक मूल्य और शिक्षा का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य अर्थों में अगर हम कहें तो अपने राष्ट्र की विचारधारा का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना ही वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण का आशय तकनीकी, आर्थिक, ज्ञान, नैतिक मूल्य एवं अपने विचारों को सीमा से बाहर विस्तार करना। सीमा यहाँ पर देश की बाउंड्री से मतलब है कि अपने देश की बाउंड्री से इस चीज को बाहर विस्तारित करना ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन में एक देश अपनी गतिविधियों से समस्त विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि श्वेत और अश्वेत, जो गोरे और काले लोगों में असमानता है, उससे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है। चाहे किसी भी देश के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका प्रभाव है संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया माना जाता है कि ये कोई राष्ट्रीय नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रोसेस होता है ग्लोबलाइजेशन।
सेकंड, इसके अंदर यह किसी निश्चित क्षेत्र की घटना या विचारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना है, कि एक निश्चित क्षेत्र में कोई घटना घटित हुई, उस घटना का या उस क्षेत्र के विचारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना ग्लोबलाइजेशन की विशेषता मानी जाती है। ग्लोबलाइजेशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं, कि हम किसी भी विचार का प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारा कोई ना कोई एम जरूर होगा, ऑब्जेक्ट्स हमारे जरूर होंगे, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। जब तक हमारा उद्देश्य नहीं होता है हम किसी भी कार्य को संपन्न नहीं करते। वैश्वीकरण भी एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस माना जाता है और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं इसको। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यह परिवर्तनशील होता है, कि हमारे विचार है चेंज हो जाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के विचार है वो भी चेंज होते रहते हैं, यूएनओ के विचार है वो भी चेंज होते रहते हैं। एजुकेशन पहले किसी एजुकेशन को पुराने टाइम में अच्छा माना जाता था, आज के टाइम में उस एजुकेशन को अच्छा नहीं मानते। तो उसका कारण क्या है कि हमारी जो सोसाइटी परिवर्तित हुई है, हमारा समाज परिवर्तित हुआ है, हमारी जरूरतें बदली है, तो उसी प्रकार उन चीजों का चेंज देखने को मिलता है। वैश्वीकरण के संबंध विश्व से होता है। ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन है वो वर्ल्ड के साथ माना जाता है, तो एक राष्ट्र से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र है, जितने भी देश है, उनसे ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन पाया जाता है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना। सेकंड, विश्व में एकजुटता लाना, कि सारे राष्ट्र है आपस में मिलकर रहें और हर प्रकार की समस्या का समाधान आपस में मिलजुल कर करें। थर्ड है ज्ञान और आर्थिक स्रोतों की खोज करना और उनका विस्तार करना, कि नॉलेज है कौन सी अच्छी नॉलेज होगी, नॉलेज को कैसे गेन किया जा सकता है। जैसे कि आज के टाइम में जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो मॉडर्नलाइजेशन है, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा होता है। आर्थिक जो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें पैसे गेन हो सके, उन आर्थिक रिसोर्सेज की खोज करने से प्रत्येक राष्ट्र को लाभ होता है। उसके बाद में उत्पन्न वैश्विक समस्याओं का समाधान करना, भी किसी भी प्रकार की ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी हर राष्ट्र बताएगा, तब एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के सामने आता है। अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना और शांति व्यवस्था करना भी ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य माना जाता है, कि सारे के सारे राष्ट्र मिलकर काम करेंगे, शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे तो एक दूसरे को नुकसान नहीं होगा। जब किसी का दूसरे से नुकसान नहीं होगा तो सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट उस चीज का प्राप्त होगा। उसके बाद में निष्कर्ष देखिए, इसका कंक्लूजन दे रखा है कि ग्लोबलाइजेशन शैक्षिक वैश्वीकरण, एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का एक उत्तम मार्ग है, जिसके द्वारा शिक्षा से जुड़े समस्त पहलुओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे उस देश का वर्चस्व अन्य देशों पर पड़ता है और उसका विकास अन्य देशों की तुलना में अधिक होता है। वैश्वीकरण एक विश्व स्तरीय प्रक्रिया और इसका संबंध विश्व की समस्त गतिविधियों से होता है। भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन का भारत के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिला वो देख लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, एलपीजी का यहाँ पर मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स का भारत के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिला। तो एलपीजी शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि एलपीजी सुधारों की घोषणा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधारों की घोषणा 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने की थी, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया था। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ऐसी ही नीतियों का परिणाम था, जिसके आधार पर ये चीजें भारत में लागू हुई। इसका प्रभाव क्या हुआ? एक तो आर्थिक वृद्धि भारत में देखने को मिली, कि 1991 के बाद से हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में काफी तेजी देखने को मिली, काफी वृद्धि देखने को मिली। जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ रेशियो होता है उसके अंदर हमें चेंज मिला, काफी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो काफी बढ़ गई थी। अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.5% थी, लेकिन 2002 और 2012 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से 8% की गति से बढ़ी। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों को वैश्वीकरण से बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ, कि हमें पैसे की आमदनी ज्यादा हो गई ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटलाइजेशन की बदौलत। उसके बाद में
रेमिटेंस क्या हुआ कि विदेशों में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो भारत को अपने यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को, परिवारों को पैसा भेजते हैं, तो उसी को रेमिटेंस कहते हैं। कि विदेशों में रहने वाले भारत के नागरिकों द्वारा भारत को भेजे जाने वाला धन, जिसे हम प्रेषण कहते हैं। 1991 में 2 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत में आया था, लेकिन 2017 में ये आंकड़ा है वो 68 बिलियन तक पहुंच गया था। आज भारत दुनिया में रेमिटेंस का सबसे बड़ा रिसीवर माना जाता है, कि बाहर से पैसा भारत में लाने वाला सबसे बड़ा देश भारत माना जाता है विश्व में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फायदे और नुकसान क्या हुए, कि वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान। एक तो निवेश है, ठीक है, कि भारत में विदेशी निवेश की वृद्धि बहुत तेजी से हुई। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के जीडीपी का केवल 0.1% था, लेकिन आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत की जीडीपी का 2% तक पहुंच चुका है। रोजगार है वो भी ज्यादा से ज्यादा स्थापित हुए, क्योंकि वैश्वीकरण के बदौलत लाखों नौकरियां हैं वो यहाँ पर संपन्न हो पाई भारत के अंदर, क्योंकि विदेशी कंपनियां हैं भारत में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करती थी, जिससे भारत के नागरिकों को रोजगार मिलता था। चाहे वो आईटी सर्विसेज की हो, चाहे कानूनी सलाह की हो, चाहे विज्ञापन है, और चाहे कोई अन्य सेवाएं हैं, उनसे संबंधित अनेक नौकरियां भारत में ग्लोबलाइजेशन की बदौलत संपन्न हुई थी। उसके बाद में निजीकरण। 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर निर्भरता के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि में गतिरोध आया था। पहले जो निजी कंपनी थी उन्हें देश में कुछ भी बनाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। 1991 के बाद में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है और आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। 1991 से पहले लाइसेंस है वो लेने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन होती थी। 1991 से बाद से हमने सरकारी कंपनियों का निजीकरण शुरू किया। ठीक है, पहले सरकारी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्थापित करती थी सरकार। उसके बाद में 1991 के बाद में जब प्राइवेटलाइजेशन आया तो उसकी बदौलत ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियां वो भारत में स्थापित होने का कार्य संपन्न हो पाया, और कई नियमों में ढील दी गई, जिसके कारण जो हमारी जीडीपी थी उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके बाद में उपभोक्ताओं को लाभ इससे प्राप्त हुआ। ठीक है, कि जो उपभोक्ता थे उनको भी इस चीज का डायरेक्ट बेनिफिट मिला। अधिक विकल्प है वो हमारे सामने आए, कि वैश्वीकरण के कारण भारत में लाखों विदेशी उत्पाद बेचे जाते हैं। अनेक प्रकार के उत्पाद हैं, जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो भारत में बेची जाती है विदेशों की, और हजारों विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही है। आज यदि हम कोई उत्पाद खरीदते हैं तो हमारे पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। आज के टाइम में यदि हम फोन भी खरीदना चाहते हैं तो अनेक प्रकार की कंपनियों के फोन हमें मिल जाते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तब हमारे पास केवल भारतीय उत्पाद के ऊपर ही हम निर्भर रहते थे। उन उत्पादों की क्वालिटी भी उन उत्पादकों की क्वालिटी भी कम होती थी, लेकिन आज देखें तो उनकी क्वालिटी भी बेहतर है। अनेक प्रकार के विकल्प हमारे पास है, कौन सी हमें कम कीमत में मिलेगी, कौन सी अच्छी क्वालिटी की है, किस प्रकार से उसको आसानी से हम कम दाम पे खरीद सकते हैं, ऐसे अनेक विकल्प हमारे पास मौजूद हैं आज के टाइम। वैश्वीकरण का भारतीय उद्योग पर भी प्रभाव देखने को मिला, कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था खुली थी। तब से भारतीय उद्योगों के लिए एक नया दौर शुरू हो गया था। 1991 में उदारीकरण और निजीकरण जैसी नीतियां जब हमने अपनाई, तो वहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया, जिसके कारण कई विदेशी कंपनियों में भारत में निवेश किया और अपने साथ नई तकनीक लाई। जब भारत के अंदर अनेक विदेशी कंपनियां आई तो नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आना स्टार्ट हो गया, और उस चीज को भारत ने फॉलो किया, और उस फॉलो करने से उस टेक्नोलॉजी का भारत में लाभ देखने को मिला। और वो लाभ इन चीजों के अंदर है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर, रसायन के अंदर, परिधान बनाने, कपड़ा के लिए। जैसे कि परिधान बनाने के लिए चमड़ा का कारोबार है, कृषि का है, विनिर्माण के हैं, तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में इस चीज का लाभ देखने को मिला। उसके बाद में वैश्वीकरण से भारत की आईटी क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ पहुंचा, कि सूचना तकनीकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिला। भारतीय आईटी क्षेत्र को वैश्वीकरण से काफी बढ़ावा
मिला है। भारत की आईटी क्षेत्र 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% योगदान देता है और भारत में 98 बिलियन डॉलर की आईटी सेवाएं निर्यात की जाती है। भारतीय आईटी क्षेत्र 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.36 बिलियन लोगों को इसका रोजगार है। आईटी क्षेत्र में इतने व्यक्ति हैं भारत में काम करते हैं। संस्कृति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा इफेक्ट देखने को मिला। इस बदलाव को हम खुद देख सकते हैं कि आज के टाइम में हमारा भोजन है, फैशन है, पोशाक है, रहने का तरीका है, वो काफी बदल गया है और ये पश्चिमी प्रभाव है, उसकी तुलना में भारत में इसका काफी प्रभाव होता है कि देखा जाए तो पश्चिमी प्रभाव अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा इफेक्ट है इसका भारत के लोगों के ऊपर पड़ा है। समय के साथ भारतीय संस्कृति, शिक्षा, संस्कार, पहनावा सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है और किसकी बदौलत हो रहा है? सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की बदौलत। कृषि पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला कि जो हम एग्रीकल्चर है उसके ऊपर भी इसका लाभ पहुंचा। अनेक प्रकार के जो उत्पाद थे वो हमने निर्यात किए, निर्यात में वृद्धि हुई, हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ी और इन चीजों को हमने दूसरे देशों में भी फॉरवर्ड किया। ये है ग्लोबलाइजेशन, इतना। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं हमारा प्राइवेटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसी का सेकंड टॉपिक है इशू एंड डिबेट ऑन प्राइवेटलाइजेशन। निजीकरण क्या होता है, किसको कहते हैं निजीकरण, कौन बताएगा? बताओ भी कोई स्टूडेंट, जिस निजीकरण किसको कहते हैं? जो सर जिस पे खुद का किसी एक आदमी कोई का अपना हो अधिकार हो। सर, जिस पे अपना अधिकार हो। परमिशन देता हूँ अभी आ रही है, आप बताइए। सर जिस किसी कंपनी पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, अधिपत्य हो उसका उस पर, उसे निजीकरण कहेंगे। अरुण कुमार, अब आप बताइए। जी सर, मान कोई भी कंपनी जिसका खुद का मालिक। आवाज नहीं आ रही है बेटा, दोबारा से म्यूट करो। सर जिसका मालिक हम हो, जिस कंपनी का, उसको जैसे चलाना चाहे हम चल रहे हैं जिस अनुसार से। जैसे मान लीजिए सर कोचिंग होता है। हाँ जी। अब देखिए, आपको आपकी बुक की लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ कि निजीकरण किसको कहते हैं। निजीकरण क्या होता है? वर्तमान समय में लोग सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा निजी संस्थाओं को अधिक महत्व देने लगे, चाहे वो हम प्राइवेट सेक्टर के कार्यों की प्राथमिकता दें कि प्राइवेट सेक्टर है वो अपने कार्यों को प्राथमिकता देता है, जबकि सरकारी संस्थाओं में नौकरशाही का बोलबाला होता है, जिसमें कार्य की क्वालिटी है वो बहुत खराब होती जा रही है। उदाहरण के लिए यदि हम विद्यालय की भी बात करते हैं तो आज के टाइम में हर जो गार्जियन है, हर पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे का एडमिशन है वो प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं। उसका रीजन क्या है कि वहां पर एक तो क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, एक वहां पर बच्चे को सिस्टमेटिकली रखा जाता है, संस्कार अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर नौकरशाही का बोलबाला होता है, टीचर है वो अपने काम के प्रति कह सकते हैं ईमानदार नहीं होते हैं। तो उसकी बदौलत अनेक प्रकार का पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पर आता है? सरकारी संस्थाओं में, सरकारी स्कूल में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, परंतु अच्छी गुणवत्ता ना होने के कारण हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। जबकि एक नजरिए से देखा जाए तो गवर्नमेंट एक सरकारी विद्यालय पर लाखों रुपए प्रति माह खर्च करती है, इसके बावजूद भी शिक्षा की क्वालिटी में कोई खास प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे कई सेक्टर है जो सरकारी होते हुए भी अपने कार्य के प्रति लापरवाही करते हैं, जिससे देश की आर्थिक क्षति पहुंचती है और ऐसे में सरकार द्वारा निजीकरण की नीति को अपनाया जाता है। जब सरकार को ये लगता है कि अपना जो पैसा है वेस्टेज हो रहा है, हमें इसको प्राइवेट कर देना चाहिए, तभी सरकार उन चीजों को प्राइवेटलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। सरकार को ये लगता है कि पैसे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तब उन्हीं सेक्टर को सरकार है वो प्राइवेटलाइजेशन कर देती है। निजीकरण कैसे होता है? एक होता है विनिवेश के द्वारा, एक होता है स्वामित्व का हस्तांतरण करने से। एक होता है निवेश के लिए, दूसरा कि निजीकरण कैसे होगा?
तो एक तो विनिवेश के कारण हो जाता है और एक स्वामित्व का हस्तांतरण करने से, ओनरशिप का हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे भी निजीकरण हो जाता है। 2 तरीके से होता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को किसी निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है। किसको कहते हैं निजीकरण? निजीकरण कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, कोई सरकारी क्षेत्र है, कोई सरकारी संस्था है, उसको हम किसी निजी कंपनी को बेच देते हैं, उसको सौंप देते हैं, तो उसको हम निजीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में देख लीजिए, जब सरकार के स्वामित्व वाला व्यवसाय, कि सरकार के स्वामित्व वाला कोई व्यवसाय है, कोई संचालन है, कोई संपत्ति है, ये एक निजी या गैर सरकारी पार्टी के स्वामित्व में हो जाती है तो उसको निजीकरण कहते हैं। इतिहास की बात करें तो निजीकरण की नीति प्राचीन काल से ही अपनाई जा रही है। 20वीं सदी से पूर्व यूनानी सरकार ने लगभग सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया था। यही कार्य रोमन सरकार ने भी किया था। 20वीं सदी के बाद की बात करें तो नाजी हुकूमत ने जर्मनी में अनेक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को निजी क्षेत्र को सौंप दिया था। इसी प्रकार इंग्लैंड ने भी 1950 के दशक में इस्पात उद्योगों का निजीकरण कर दिया था। पुराने टाइम से निजीकरण की प्रक्रिया है वो चली आ रही है, ठीक है। जैसे कि यूनानी सरकार होती थी 20वीं सदी के अंदर, तो वो भी क्या करती थी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी उनको सारों को निजी कंपनियों को सौंप दिया। रोमन सरकार ने भी वहां पर क्या किया, 20वीं शताब्दी में सारे के सारे निजीकरण कर दिया था। नाजी हुकूमत जर्मनी में होती थी तो वहां पर भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। 1950 के दशक के अंदर, कि 1950 के दशक में जो इंग्लैंड था वहां पर इस्पात उद्योग है, उस इस्पात उद्योग को सरकार ने पूर्ण रूप से निजीकरण कर दिया गया था। उसी प्रकार भारत में देखने को मिलता है कि भारत हर तीसरे चौथे साल किसी न किसी अपनी सरकारी जो कंपनी होती है उसको क्या करती है, किसी न किसी निजी संस्था को सौंप देती है। निजीकरण कैसे होता है? दरअसल सरकारी कंपनी 2 तरीकों से निजी कंपनियों में परिवर्तित हो जाती है। 2 तरीके बताए थे आपको, एक विनिवेश के द्वारा। विनिवेश का मतलब क्या हुआ, कि विनिवेश का मतलब है किसी कार्य में लगाई गई पूंजी वापस लेना। भारत में मुख्य रूप से किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अर्थात कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए यही किया जाता है कि इसके अंदर जो कंपनी होती है वो पूंजी वापस ले लेती है, कि शेयरिंग होती है आपस में, और वो शेयर है अपने वापस ले लेती है और किसी दूसरे व्यक्ति को पूंजी के आधार पर वो चीजें सौंप देती है कि आज से ये कंपनी तो सरकारी है परंतु इसको चलाने वाला व्यक्ति प्राइवेट है। इससे जितना लाभ होगा उस लाभ की हिस्सेदारी कर ली जाती है, उसको कहते हैं विनिवेश की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के हिस्से को निजी क्षेत्र के हाथों बेचकर विनिवेश किया जाता है। सरकार द्वारा इन कंपनियों के शेयर बेचने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा देना होता है, क्योंकि सरकार है कई बार आधुनिकीकरण नहीं करती है। कोई कंपनी है उसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं करती है, पुरानी जो मशीनरी होती है उसी के आधार पर उत्पादन करती रहती है और उस उत्पादन की क्वालिटी बेटर नहीं होती है। इसलिए सरकार नई मशीनों को लगाने की बजाय क्या करती है, उस कंपनी को दूसरे व्यक्ति को सौंप देती है। दूसरा व्यक्ति या संस्था वहां पर नई मशीनरी का इस्तेमाल करता है, उत्पादन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है, प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, तो वहां से दोनों को लाभ होता है। जो उस कंपनी का शेयर लेता है उसको भी लाभ होता है और सरकार को भी इन चीजों का बेनिफिट होता है। जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, ONGC आदि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसे सरकार द्वारा विनिवेश किया गया है। एयर इंडिया है उसका भी विनिवेश किया है, इसको भी निजी संस्थाओं को, निजी कंपनियों को बेच दिया। उसके बाद में स्वामित्व का हस्तांतरण देख लीजिए कि स्वामित्व का हस्तांतरण का मतलब होता है कि सरकार द्वारा कंपनी की एक मुश्त बिक्री कर दी जाती है, अर्थात सरकारी कंपनी पर सरकार का किसी प्रकार का स्वामित्व और प्रबंध नहीं रहता है। सरकार का उस कंपनी से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, कि पूर्ण रूप से अधिकार है किसी संस्था को दे देना। इसके अंदर जो हायर होता है, इसके अंदर विनिवेश के अंदर सरकार भी शामिल रहती है और इसके अंदर स्वामित्व के हस्तांतरण में सरकार पूर्ण रूप से हट जाती है, सारे रूल रेगुलेशन है उस संस्था के हो जाते हैं।
वो कितना प्रोडक्शन करेगी, कैसे करेगी, कितने व्यक्तियों को रोजगार देगी, ठीक है, क्वालिटी कैसी बनाएगी, सारा का सारा स्वामित्व है वो किसी निजी कंपनी का हो जाता है। परंतु जो हमारा ये था विनिवेश वाला, इसके अंदर सरकार शेयर बेच देती है, हिस्सेदारी बेच देती है, 50% सरकार का हिस्सा 50% किसी संस्था को दे देती है, 60 कर देती है, 40 कर देती है, तो उन चीजों की हिस्सेदारी को बेच देती है। तो वहां पर कार्य का संचालन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो करती है, परंतु उसका जो बेनिफिट है वो सरकार को भी मिलते हैं और प्राइवेट संस्था को भी मिलते हैं। परंतु इसके अंदर स्वामित्व का हस्तांतरण जब करते हैं तो उसके अंदर सारा बेनिफिट है, सरकार एक मुफ्त बिक्री कर देती है कि आप हमें इतना रुपया दीजिए और ये कंपनी का स्वामित्व आपका हो जाएगा, इस कंपनी को आगे से आप संभालोगे। ये होता है स्वामित्व का हस्तांतरण। दोनों चीजें समझ आई कि निजीकरण है दो प्रकार से होता है, एक विनिवेश जिसके अंदर हिस्सेदारी बेची जाती है, और दूसरा होता है स्वामित्व जिसमें पूर्ण कंपनी को ही सरकार अपनी सरकारी कंपनी को प्राइवेट संस्था को बेच देती है या किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेच देती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? निजीकरण विकसित और विकासशील दुनिया की कई हिस्सों में एक चलन है कि आज के टाइम में जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, वहां पर निजीकरण का चलन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। निजीकरण के समर्थक जो थे उनके अनुसार निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो प्राइवेटलाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है, चाहे वो क्वालिटी को बेटर करने के लिए हो, चाहे प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए हो, ठीक है। तो वहां पर कंपटीशन की प्रथाएं ज्यादा चलती है और बेहतर सेवाएं और बेहतर उत्पादन और कम कीमत पर कम भ्रष्टाचार का उत्पादन करती है। कि इसके अंदर क्या होता है कि एक तो अच्छी सेवा मिल जाती है, अच्छे उत्पादन मिल जाते हैं, कम कीमत में मिल जाते हैं, और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी प्राइवेटलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। यदि सरकारी कंपनी है तो वहां पर अच्छी तो सेवा नहीं मिलती है, अच्छा उत्पादन नहीं होता है, अच्छी कीमत भी होती है तो उनकी कम नहीं होती है, ज्यादा कीमत की चीजें मिलती है, और भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है कि कोई उत्पाद खरीदने की भी बात आती है तो वहां पर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला मिलता है। दूसरी ओर निजीकरण के आलोचकों का तर्क है कि कुछ सेवाएं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, उपयोगिताओं, शिक्षा और कानून सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए। ये चीजें हैं, इन चीजों को कभी भी प्राइवेटलाइजेशन नहीं करना चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य की बात आती है तो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का यदि प्राइवेटलाइजेशन कर दिया जाए, जैसे कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि डॉक्टर एक छोटी सी दवा के चाहे 10 रुपए की दवाई हो और उसके भी क्या करते हैं 1000 रुपए तक ले लेते हैं। तो वहां पर क्या है कि बेमतलब का नुकसान है वो व्यक्तियों को होता है। कानून व्यवस्था है उसका प्राइवेटलाइजेशन कभी भी नहीं किया जा सकता। एजुकेशन को हम प्राइवेटलाइजेशन करें तो इसका नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में प्राइवेट स्कूल है कितनी ज्यादा फीस करते हैं ये, ठीक है। नियंत्रण को सक्षम किया जा सके और अधिक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके उद्देश्य इस प्रकार है कि सार्वजनिक उद्यमों को परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए, कि सार्वजनिक उद्यम होते हैं जो सरकारी कंपनियां हैं उसका हम निजीकरण करते हैं, उसकी कुछ शेयरिंग को हम बेच देते हैं, ठीक है, उसके अंदर विनिवेश कर देते हैं, तो वहां पर जो कार्य है वो दक्षता पूर्ण सुधार के साथ आसानी से हो जाता है। सेकंड, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा कुशलता विकसित हो जाती है, कि प्राइवेटलाइजेशन से जो प्रतिस्पर्धा है वो ज्यादा देखने को मिलती है। घाटे के बजट के लिए संसाधन तैयार करना, कि घाटे का बजट सरकार के पास आता है तो उस बजट से बचने के लिए भी हम प्राइवेटलाइजेशन कर देते हैं कई चीजों का। घरेलू उद्योगों को के वैश्वीकरण के लिए, कि जो घरेलू उद्योग होते हैं उनका भी ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो हमें उन चीजों को प्राइवेटलाइजेशन करना पड़ता है। विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए भी प्राइवेटलाइजेशन करना जरूरी होता है, कि ज्यादा से ज्यादा विदेश के व्यक्ति, विदेश की कंपनियां भारत में कब पैसा लगाएगी, जब प्राइवेटलाइजेशन सिस्टम होगा तब ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि शेयर की बात आती है तो शेयरिंग में बहुत ज्यादा वो कम बिलीव करते हैं,
ठीक है, विनिवेश में कम बिलीव करते हैं, वो क्या करेंगे, वो सारी की सारी कंपनी खुद स्थापित करने की बात करते हैं। निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से विदेशी पूंजी अर्जित करने के लिए और दक्षता के साथ देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, कि हम दक्षता के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे तरीके से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें प्राइवेटाइजेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी कल ये वाला टॉपिक और लिबरलाइजेशन दोनों खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।